रात के लगभग 1 बजे का समय था। काले कपड़े पहनी एक औरत, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, हाथ में एक काले रंग की पोटली लिए चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। चौराहे पर पहुंचकर वो रुक गई और उसने उसी पोटली से कुछ सामग्री निकाली। एक नींबू जिस पर अनगिनत पेंस चुभाई गई थी, और साथ में एक लाल साड़ी, और उसके ऊपर सुहागन का श्रृंगार रखकर उसने वहां पर एक दिया जलाया और उस पोटली को वहीं छोड़कर वो उल्टे रास्ते वहां से बड़ी ही तेजी से निकल गई। अच्छा हुआ मेरी बला टली। अब ये बला किसी के ऊपर भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। वो औरत अपनी बला का उतरा करके चौराहे पर रख गई। वो दिया ठंडी हवा के बीच भी उसी तरह जल रहा था। तभी कुछ देर बाद वहां कुछ शोर सुनाई दिया। 4 दोस्त शायद किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। रोड पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी, मगर बार बार वो लाइट फ्लिकर कर रही थी, जिस वजह से उन्हें रास्ते पर ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी चलते चलते उनमें से एक लड़की प्रियांशी का पैर चौराहे पे रखे उस सामान पर पड़ गया, और उसी समय स्ट्रीट लाइट ने भी फ्लिकर करना बंद कर दिया। उसकी दोस्त आयुषी का ध्यान उस सामान पर पड़ा। ओ माय गॉड, ये क्या किया तूने? पता है ना चौराहे पर ध्यान से चलना चाहिए। पैर पड़ गया ना तेरा चौराहे के सामान पर। एक काम कर, अभी ही माफी मांग ले और बोल दे कि गलती से तेरा पैर इस पर पड़ गया, और जिसके लिए भी क्रिया का सामान रखा है वो तेरे पीछे ना आए। क्या कितना ज्यादा फट्टू है रे तू। अरे कुछ नहीं होता ये सब। ऐसे क्या रास्ते पर पड़े सामान पर पैर रखने से भूत किसी के पीछे आ जाते हैं? हाँ, अरे इसे तू क्या बोल रही है? इसे तो हर चीज से डर लगता है, पता है ना। उस दिन किले में हम लोगों की परछाई से डर गई थी ये। देखो वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पैर चौराहे पर पड़ा है, इसे मजाक मत समझो और माफी मांग लो, वरना 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 क्या? बेवकूफ कहीं की। खुद तो इतना डरती है, हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। नहीं मांग रही मैं माफी, जा। जिस भूत को जो करना है वो कर ले। इसी सामान पर पैर पड़ा था ना मेरा, अब देख मैं क्या करती हूँ। प्रियांशी ने चौराहे पे रखे सामान का मजाक उड़ाते हुए उसे ठोकर मार दी और हंसते हुए आगे बढ़ गई। आयुषी के अलावा कोई भी उस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहा था। आयुषी तो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन प्रियांशी नहीं जानती थी कि उसने अपने सर पर कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गए। प्रियांशी चेंज करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी उसे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट महसूस हुई, जैसे तो कोई बड़ी ही धीमी धीमी आवाज में सिसकते हुए रो रहा हो। उस आवाज से प्रियांशी का ध्यान भटका और उसने अपनी आंखें खोली। उसने इधर उधर देखा, मगर कमरे में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये कैसी आवाज आ रही थी अभी? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रियांशी फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट गई, मगर इस बार भी उसके कानों में वही रोने की सिसकियां सुनाई दी, और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। प्रियांशी घबराई और उसने फिर से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जैसे ही वो दोबारा लेटी तो पंखे पर उसे लाल रंग की साड़ी पहनी एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, और वो उसे बस एक टक घूरे जा रही थी। उसे देखकर प्रियांशी को कुछ समझ नहीं आया कि वो उसके आंखों के सामने की हकीकत है या कोई बुरा सपना। प्रियांशी ने अपनी आंखें झपकाई तो देखा कि इस बार पंखे पर कोई नहीं था, मगर अगली आंख झपकते ही फिर से उसे वो औरत पंखे पर लटकी हुई दिखाई दी और वो सीधी उसके ऊपर झपट पड़ी।
प्रियांशी जोर से चिल्लाई और उसकी चीख सुनकर बगल वाले कमरे में सो रहे उसके मम्मी पापा दौड़कर वहां आए। क्या हुआ तुझे? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तू? हाँ, सब ठीक तो है ना बेटा? कोई बुरा सपना देख लिया क्या तूने? प्रियांशी ने अपने मम्मी पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चेहरा फेर कर लेट गई। उसके मम्मी पापा ने फिर से उसे आवाज लगाई, मगर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद प्रियांशी बिस्तर से उठी और उसने खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा और अपनी गर्दन मोड़ते हुए भयानक तरह से मुस्कुराने लगी। उसने अपना ड्रॉअर खोला और आधी रात को अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। उसने अपने पूरे चेहरे को खराब कर लिया और जोर जोर से हंसती हुई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब नाश्ते के टाइम पर वो बाहर नहीं आई तो उसकी मम्मी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसकी माँ जब दरवाजा खोलकर अंदर आई तो वो उसी हालत में नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसे देखकर उसकी माँ बुरी तरह डर गई। ये क्या हो गया प्रियांशी को? सुनिए जी, अंदर आइए। प्रियांशी के पापा जल्दी से अंदर दौड़कर आए और उसे देखकर वो भी घबरा गए। उन्होंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। प्रियांशी को हल्का होश आया तो उन्होंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना? और तू जमीन पर कैसे गिर गई थी? कल जब तू घर आई उसके बाद से न जाने कैसी कैसी अजीब हरकतें कर रही है। कल कुछ हुआ था क्या तेरे साथ जो तू हमें बता नहीं रही? प्रियांशी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही, लेकिन उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसका चेहरा साफ किया और उसके लिए खाना लेकर आई तो खाना देखते ही प्रियांशी खाने पर ऐसे झपट पड़ी जैसे ना जाने कितने दिनों से उसे खाना खाने को ना मिला हो। आधा खाना तो उसने जमीन पर बिखरा दिया। अरे ये किस तरीके से खाना खा रही है तू? कैसी कैसी हरकतें कर रही है? प्रियांशी ने अपनी माँ को घूर कर देखा और अचानक बिस्तर से नीचे कूद पड़ी। उसने जमीन पर रेंग रहे कॉकरोच को हाथ में उठाया और उसे चॉकलेट की तरह खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर उसके मम्मी पापा का दिल दहल उठा। उसके पापा ने झटपट उसे उठाया और बिस्तर पर बैठाया और तभी वो बेहोश हो गई। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही अनीता। शायद हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। मुझे तो लगता है हमारी बेटी को डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी तांत्रिक की जरूरत है। इसकी हालत नहीं देख रहे क्या आप? अरे तुम औरतों को तो इस झाड़ फूंक के अलावा कभी कुछ और सूझता ही नहीं है। चुप करो तुम, मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ इसे। मनोहर और अनीता प्रियांशी को अस्पताल लेकर गए। उन्होंने डॉक्टर को जो बताया उससे डॉक्टर को लगा कि शायद प्रियांशी के दिमाग पर किसी बात का गहरा असर पड़ गया है। उन्होंने उसे एडमिट किया। जिस वार्ड में वो एडमिट थी उस रूम में एक और पेशेंट थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी मिस्टर अनीश, हमने पूरी कोशिश की आपकी बेटी को बचाने की, मगर अस्पताल के रूम में मातम छा गया। प्रियांशी जो अभी तक अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, अचानक उसके अंदर जैसे कोई समा गया हो। वो हाँफती हुई अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। आप इस तरह रोइए मत मम्मी पापा। आप लोगों ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, इसीलिए आप परेशान मत होइए। ये सब तो क्या बोल रही है बेटा? मनोहर ने जैसे ही ऐसा कहा प्रियांशी का शरीर जोर जोर से तड़प गया। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया और वो वहीं निठाल हो गई। ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ डॉक्टर साहब? देखिए, लगता है आपकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए जो भी देख रही है उसके दिमाग पर उसका असर हो रहा है। लेकिन मेरी बेटी तो बेहोश थी, तो उसे कैसे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं आपको कह रही हूँ
ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है, ले चलो इसे। चुप करो तुम। प्रियांशी 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही। उसकी तबीयत में सुधार आ रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। रात का समय था, वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसे लगा कि उसके इर्द गिर्द एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग खुसुर फुसुर कर रहे हैं। उस आवाज से मानो उसके कान फट जाएंगे। उसने अपने कानों को अपने हाथों से भींच लिया, मगर फिर भी वो आवाज उसके कानों में और तेज बढ़ती गई। उसने नजर घुमाकर देखा तो अनगिनत आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिनमें से कुछ के चेहरे को पहचानती थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वृंदा, 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 तुमने तो पिछले हफ्ते ही खुद की जान ले ली थी ना। तुम मर चुकी हो, तुम मुझे कैसे दिखाई दे रही हो? प्रियांशी जहां जहां जाती जा रही थी, वहां वहां से आत्माएं चलकर उसके पीछे आती जा रही थी और एक साथ उन सब ने उसके भीतर प्रवेश करना शुरू कर दिया था। प्रियांशी का शरीर बिल्कुल भारी हो चुका था और वो बड़े ही अजीब आवाज में जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगी। उसके बड़बड़ाने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके मम्मी पापा दौड़कर उसके कमरे में आए और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। प्रियांशी के शरीर की सारी हड्डियां मुड़ चुकी थी और वो अजीब अजीब आवाजों में बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने बोला था ना आपको कि हमारी बेटी को तांत्रिक बाबा की जरूरत है। अभी के अभी लेकर आइए किसी को, वरना इसकी हालत संभलने में नहीं आएगी। ए बुढ़िया, तू चाहे किसी को भी बुला ले, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएगी। इसने खुद अपने अंदर आने का न्योता दिया है, इसीलिए अब कोई इसे हमसे अलग नहीं कर सकता। इसका शरीर अब हमारा घर है। अगर हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो ये भी फिर हमारे साथ ही जाएगी। प्रियांशी के मुंह से ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्रियांशी के शरीर की हर एक हड्डी मुड़ चुकी थी, मगर उसके बाद भी वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। अपने हाथ पैरों पर रेंगती हुई वो अपने मम्मी पापा की तरफ बढ़ने लगी। उसके पापा ने हिम्मत करके अनीता का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे कमरे के बाहर खींचकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर पहले तांत्रिक बाबा के पास चले गए होते तो प्रियांशी की हालत इतनी खराब ना होती। जैसे जैसे वे बातें करते जा रहे थे, वैसे वैसे अंदर से आने वाली प्रियांशी के हंसने की आवाज और ज्यादा भयानक होती जा रही थी। उसकी मां घबराते हुए घर के मंदिर वाले कमरे की तरफ दौड़ी। उन्होंने आधी रात को ही मंदिर में दिया जलाया और माता रानी की आरती गाने लगी और उसी वक्त प्रियांशी के कमरे से उसकी चीखों की आवाज सुनाई दी। लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके कमरे का दरवाजा खोलकर उसके पास जा सके। कुछ देर तक चीखने के बाद कमरे से उसकी आवाजें आनी बंद हो गई। मनोहर और अनीता ने चैन की सांस ली और मंदिर वाले कमरे में ही बैठ गए। इस कमरे में कही हुई बातें शायद वो आत्माएं सुन नहीं सकेंगी। मैं कल सुबह होते ही तांत्रिक बाबा के पास जाऊंगा। अब हम एक और दिन भी इंतजार नहीं कर सकते। अगली सुबह घर में बिल्कुल खामोशी थी, मगर शाम होते ही फिर से प्रियांशी के कमरे से वैसे ही हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। दीवार को कुरेदने की आवाजें बाहर तक जा रही थी। उसकी उंगलियों का मांस फट चुका था और खून बहकर फर्श पर गिरने लगा था। उसकी मां ने कमरे का दरवाजा खोला और उसकी हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रियांशी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक प्रियांशी का चेहरा गंभीर हो गया। कमरे के बाहर तांत्रिक बाबा खड़े थे, जिन्होंने कमरे के बाहर एक रक्षा घेरा खींच दी थी। उन्होंने कमरे के भीतर प्रवेश किया तो प्रियांशी आक्रामक हो गई
और अलग अलग आवाजों में फिर से बड़बड़ाने लगी। तुझे क्या लगता है तो इसे बचा लेगा? इसने खुद हमें अपने शरीर में प्रवेश करने का आमंत्रण दिया है। इसने मेरा अपमान किया और मेरी क्रिया के सामान को ठोकर मारी, इसलिए मुझे इसके साथ चलकर इसके साथ आना पड़ा और अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मुझे इसका शरीर चाहिए। तांत्रिक बाबा समझ गए थे कि उसके साथ एक के साथ बहुत सी आत्माएं बंध गई हैं, मगर इसका कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने प्रियांशी के इर्द गिर्द गोल घेरा बना दिया ताकि वो उससे बाहर ना निकल सके, और वहीं पर एक अग्निकुंड जलाकर बैठ गए। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए ध्यान लगाए तो उन्हें अपनी आंखों के सामने सब कुछ नजर आने लगा, मगर उनका चेहरा निराशा से मुरझा गया। वो कमरे में जलती हुई अग्नि छोड़कर बाहर आ गए। क्या हुआ बाबा, आप बाहर क्यों आ गए? मेरी बेटी ठीक हो गई? माफ करना, लेकिन तुम्हारी बेटी को मैं ठीक नहीं कर सकता। उसने चौराहे पर रखी क्रिया सामग्री का अपमान किया और खुद उस आत्मा को अपने पीछे आने पर उकसा दिया। और एक बार यदि कोई आत्मा इंसानी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उस शरीर के भीतर आत्माओं के प्रवेश का द्वार खुल जाता है। इसलिए जो भी भटकती आत्मा तुम्हारी बेटी को देखती है उस द्वार को खुला पाकर उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। उसके शरीर में इतनी अनगिनत आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं कि मैं उनकी गिनती तक नहीं कर सकता। तो उनसे तुम्हारी बेटी को बचाना तो मेरे लिए असंभव हो चुका है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझ अकेले के पास इतनी शक्ति नहीं है। ऐसा मत कहिए बाबा। अरे मैं तो आपके पास बहुत आस लगा कर आया था। अगर आप भी इस तरह से हमारी मदद करने से इनकार कर देंगे तो मेरी बेटी को कौन बचाएगा? महायज्ञ करना होगा जिसमें 51 अघोरी एक साथ बैठकर यज्ञ करेंगे, क्योंकि इतनी आत्माओं को केवल वो अघोरी ही संभाल सकते हैं। तब तक ये रक्षा की रेखा तुम्हारी बेटी की रक्षा करेगी। तांत्रिक बाबा वहां से चले गए और रात को ही मनोहर भी घर से निकल गया, क्योंकि अघोरी बाबा रात के समय ही शमशान में अपनी तपस्या करते हैं। और वो रात को शमशान के पास गया जहां अघोरी बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे। वो आकर सीधा उनके पैरों में गिर गया और उन्हें सब कुछ सुनाया। चिंता मत करो, हम महायज्ञ करेंगे। कल प्रातः काल ही 51 अघोरी तुम्हारे घर में उपस्थित होंगे और उन आत्माओं से तुम्हारी बेटी की मुक्ति जरूर कराएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में अघोरी बाबा अपने साथ बाकी अघोरियों को लेकर उनके घर पहुंचे और घर के बीचों बीच उन्होंने अपना आसन जमाया और यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ में जैसे जैसे मंत्रों की आवाज प्रियांशी के कानों में पड़ती जा रही थी, हर एक आत्माओं की आवाज में उसकी चीख सबको सुनाई दे रही थी। जाओ और बाहर लेकर आओ उसे और अपने हाथ में ये रक्षा सूत्र पहन लो। अघोरी बाबा ने मनोहर और अनीता को रक्षा सूत्र दिया। वो दोनों रक्षा सूत्र पहनकर अंदर प्रियांशी के कमरे में गए और उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर आए। उसने बाहर ना आने की पूरी कोशिश की, मगर मंत्रों की शक्ति के आगे वो कमजोर पड़ने लगी। 51 अघोरियों के महायज्ञ में पहुंचने वाले हर एक मंत्र से मानो उसके शरीर से एक एक आत्मा निकलती जा रही थी। पूरे 5 घंटे तक यज्ञ चलने के बाद प्रियांशी बिल्कुल कमजोर पड़ गई और शरीर से निकलने वाली आखिरी आत्मा के साथ वहीं पर निठाल होकर गिर पड़ी। अघोरी बाबा ने उसकी आत्मा का शुद्धिकरण किया और उसके शरीर में आत्माओं के प्रवेश करने का जो द्वार खुल चुका था उसे भी तंत्र के जरिए बंद कर दिया गया। उसके हाथ पर और गले में उन्होंने रक्षा सूत्रों को बांध दिया। समय रहते मनोहर को अपनी बेटी की जान बचाने का रास्ता मिल गया, इसलिए उसकी जान बच गई, वरना कुछ दिनों के भीतर ही वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। इसलिए कहा जाता है कि चौराहे पर रखी क्रिया सामग्री से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो क्रिया सामग्री कितने खतरनाक आत्मा के साथ जुड़ी है
और वो आपके भीतर कितनी आत्माओं को निमंत्रण दे सकती है, और आपका शरीर अनगिनत आत्माओं का घर बन सकता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। कहानी को सबसे पहले देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।